हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी लेक्चर चल रहा है। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बात किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड एक और आगे टर्म है वेपर प्रेशर को और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसा आप देख रहे होइएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है देखिए। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है, ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये वैलिड किसके किसके लिए होता है। सबसे पहले जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होता है, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा फीचर्स इसका क्या है, एजियोट्रॉप मिक्सचर का कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। कॉम्पोजिशन मीन्स व्हाट, कि लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है एजियोट्रॉप मिक्सचर में। बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है 1 atm प्रेशर पर। बट 1 atm अगर प्रेशर होगा तभी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा। अगर 1 atm प्रेशर से ज़्यादा या कम होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट सपोर्टेड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि दोनों कंपोनेंट को अलग करने का एक विधि है कि बॉइलिंग पॉइंट जब डिफरेंट होता है तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने से जब हम हीट करते हैं, मान लीजिए कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का मिक्सचर है। अगर कंपोनेंट कम टेम्परेचर पर बॉयल होता है और कंपोनेंट बी ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है, तो जो कम टेम्परेचर पर बॉयल होता है वो पहले बॉयल होकर वेपराइज हो जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो उसमें पड़ा रहेगा। इस तरीके से हम दोनों कंपोनेंट को अलग करते हैं, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए लागू होगा, कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें सपोर्ट नहीं करता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। अब डेफिनेशन आइए, एजियोट्रॉप मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कि द मिक्सचर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज बिकम इक्वल। जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड का और वेपर का, वो सब के सब क्या होगा, इक्वल होगा। एजियोट्रॉप मिक्सचर इसी को कहते हैं। अब एजियोट्रॉप मिक्सचर दो तरह से होता है, दो तरह का होगा। एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप दो तरह का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग करने वाला और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग करने वाला। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एक नाम होगा, एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में एग्जाम्पल आप याद रखेंगे 95% इथाइल अल्कोहल, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में आप याद रखिएगा 68% नाइट्रिक एसिड। तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। पॉजिटिवली डेविएटेड, जो मिनिमम बॉइलिंग है वो क्या होगा, पॉजिटिवली डेविएटेड है, और मैक्सिमम बॉइलिंग है वो निगेटिवली डेविएटेड है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जैसे होता क्या है देखिए, एक चीज समझा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। 1 atm प्रेशर पर दोनों में क्या रिलेशन है, जैसे मान लीजिए कि इसमें लिक्विड है, वाटर मान लेते हैं, यहाँ पर इसमें पार्टिकल्स है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से हीट कर रहे हैं, इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब ये हीट कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर उठेगा और ये ऊपर उठ करके यहाँ सरफेस पर आएगा, और इसका काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो ये वेपर फेज में चला जाएगा। लेकिन ऊपर से आपको प्रेशर कितना लग रहा है, 1 atm प्रेशर। ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है,
1 atm, सभी पर लग रहा है 1 atm प्रेशर। तो 1 atm प्रेशर ऊपर से लग रहा है और नीचे से जब गर्म करते हैं तो यह काइनेटिक एनर्जी से ऊपर उठता है। तो ऊपर से लगने वाला 1 atm प्रेशर और नीचे से लगने वाला फोर्स दोनों जब बराबर होगा तब जा कर के ये उड़ना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाता है। जब वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर? जो इसमें लिक्विड है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, कि द डिफिनेशन क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का, कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड वेपर फेज में चला जाता है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड कहाँ जाता है? वेपर फेज में जाता है। ठीक है, किस प्रेशर पर? 1 atm प्रेशर पर। तो उसी टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए जब आप कहते हैं कि हम ऊपर चले गए, हाई एल्टीट्यूड पर चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर लेस देन 1 atm प्रेशर, लेस देन 1 atm प्रेशर है। यहाँ पर 1 atm प्रेशर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर चले गए और प्रेशर लगने लगा 1 atm से कम, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल जो जाएगा ऊपर से उसका दबाव कम हो रहा है, तो अब ये आसानी से इसको पार कर पाएगा। यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो बॉइलिंग पॉइंट देख रहे थे, यहाँ पर हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बॉइलिंग पॉइंट होगा मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। तो उसका वेपर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत कम। ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये है मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसी के सामने यहाँ आते हैं, ये क्या हो गया? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, और ये क्या हो गया? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का ये ग्राफ हम आपको बताएं। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कम टेम्परेचर पर ही वो बॉयल करना शुरू करेगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पर वेपर प्रेशर और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होगा कि ये वैल्यू हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये देखिए मिनिमम वेपर प्रेशर, और यहाँ पर ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। तो एजियोट्रॉप में ये चीज़ देखने को मिलता है। तो एजियोट्रॉप दो तरह का होगा, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर इसको पूरा पूरा लिखेंगे तो क्या लिखना होगा? मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम वेपर बॉइलिंग, मैक्सिमम वेपर एजियोट्रॉप,
पहला, और दूसरा लिखना होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम वेपर एजियोट्रॉप, और दोनों का एग्जांपल आपको बता दिया गया है। ये निगेटिव डेविएशन में होता है, पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी ये मैक्सिमम है तो पॉजिटिव डेविएशन में होता है, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन में होगा, क्योंकि ये रहा होगा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, ये वाला। हम थोड़ा ग्राफ इरेगुलर बनाए हैं, आपको ठीक से बना लेना है, मतलब तिरछा होना चाहिए, एक का कम एक का ज़्यादा। तो मैक्सिमम ये क्या, जो स्ट्रेट लाइन है वो राउल्ट्स लॉ है, तो राउल्ट्स लॉ से ऊपर गए तो मैं क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ पर राउल्ट्स लॉ से नीचे से होके जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मैक्सिमम वेपर देता है, तो ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन में चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं कि जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हुआ तो वेपर प्रेशर कमेगा, तो मिनिमम हो जाएगा, माने कि निगेटिवली डेविएटेड हो जाएगा। आया समझ में? तो ये चीज़ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। नाउ व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बीच में हम आपको बता दिए हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं था। जो हमारा मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये किसी सब्सटेंस का एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, दे डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। पहले हम आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक एक करके और जो उसका डेफिनेशन है उसको बताते हैं। ये कंडीशन है पहला। पहले तो आप याद रखिए कि इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज, it is a physical properties which depends upon number of solute particles, which depends upon number of solute particles, not nature of solute particles, not nature of solute particles। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? नंबर पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स अपॉन number of nature of solvent, it depends upon nature of solvent। ये solvent के नेचर पर डिपेंड करेगा। तीसरा, जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो वेरी डाइल्यूटेड होना चाहिए। वेरी डाइल्यूटेड का मतलब कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा और सॉल्यूट बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होगा। सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? वेरी डाइल्यूटेड होना चाहिए। चौथा, सॉल्यूट जो होना चाहिए वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मस्ट बी प्रेजेंट, नॉन वोलाटाइल मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, नॉन वोलाटाइल इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। और
जो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इतना बात आपको ख्याल रखना है कि एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के क्या क्या फीचर्स है। जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। दूसरी बात, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। उसके बाद सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। उसके बाद जो सॉल्यूट होना चाहिए वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलालिटी के होते हैं। तो ये था इट्स ऑल अबाउट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और ऐसे आपको मेन जो होता है वो यही लिखा जाता है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। आप ये लिख सकते हैं। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह के होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 तरह के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। पहला RLVP। RLVP क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ये 4 तरह के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। नोटेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई या पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा टी बी होता है और इसको सीधे RLVP लिख लिया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें स्टडी करने हैं। तो आज हम इस लेक्चर में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्क्राइब करेंगे और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। तो यहाँ हमको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें इसमें जो डिस्कस करना है वो क्या करना है? वेपर प्रेशर के बारे में। हम क्या कहेंगे कि व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड, when non-volatile solute is added in pure solvent, then its vapor pressure decreases. This is called lowering in vapor pressure. और अगर हम ऐसा बोले कि when non-volatile solute added in pure solvent, then its vapor pressure
डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आप कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव वर्ड यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। देखिए यहां हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्यूशन, इन द प्योर सॉल्वेंट लिख सकते हैं, इन द प्योर सॉल्वेंट, देन इट्स वेपर प्रेशर, then its vapor pressure decreases with respect to pure solvent, pure solvent की तुलना में कम जाता है, then it is called relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, ठीक है। जब प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम यहाँ पर कुछ एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS होता होगा, क्योंकि आप जब उसमें सॉल्यूट मिला दीजिएगा सॉल्वेंट में तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, PS इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हम बता चुके हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा फिगर बना करके यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि आप इसमें A प्लस B ऐड कर दिए, ये एक सॉल्यूशन सिस्टम है। क्या है, सॉल्यूशन। A है सॉल्वेंट। हमेशा याद रखिएगा अभी से लेकर को इस पूरे चैप्टर में कि A को हम सॉल्यूट लिखेंगे, सॉल्वेंट लिखेंगे और B को हम सॉल्यूट लिखेंगे हमेशा के लिए। ऐसे बुक में जो है 1 2 करके भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर A B करके मान लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन है ये। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, आप जानते हैं PS इक्वल टू, आप पढ़ रखे हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, याद होगा आपको राउल्ट्स लॉ। अगर नहीं है तो आप उसका लेक्चर जा करके देखिए, वहाँ आपको समझ में आएगा। PS इक्वल टू था PA नॉट इंटू XA। क्यों? क्योंकि B जो है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो उसके लिए किसी तरह का कोई वेपर प्रेशर नहीं आता है, इसीलिए उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। खाली A के चलते वेपर प्रेशर होगा, B के चलते वेपर प्रेशर नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर B नॉट इंटू XB को हटा दिया गया, ठीक है। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए थे उस समय ये बताए थे आपको। अब चूंकि आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में कि XA प्लस XB जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब हम XA के जगह पर क्या लिख सकते हैं, XA के जगह लिखेंगे 1 माइनस XB। तो PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू PA नॉट इंटू 1 माइनस XB। अब क्या है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो PA नॉट
माइनस PA0 XB। ठीक है, अब हम PA0 को इस तरफ लाते हैं, पहले तो यहाँ PS हमें लिखना होगा, PA0 को इधर लाइए, तो माइनस PA0 बराबर माइनस PA0 XB। माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा PA0 माइनस PS बराबर PA0 इंटू XB। इसी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि एक फार्मूला टाइप से काम करेगा, LVP, शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं, LVP। अगर आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है तो आप PA0 में XB से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, PA0 इंटू XB। B के जिसके चलते प्रेशर रिड्यूस हुआ है उसके मोल फ्रैक्शन से PA0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस PA0 को हम लोग कहाँ ला सकते हैं, PA0 माइनस PS के नीचे, या फिर यहाँ एक और लाइन लिख देते हैं कि PA0 माइनस PS इक्वल टू PA0 XB। PA0 को नीचे लाते हैं तो PA0 माइनस PS बाई PA0 इक्वल टू XB इक्वल टू, या फिर इक्वल टू नहीं, अभी हम इसी को बताते हैं कि इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, RLVP बोलते हैं। याद कीजिए तो PA0 माइनस PS लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और PA0 माइनस PS बाई PA0, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये याद रखना है आपको। अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है तो PA0 इंटू XB चाहिए होगा, या हम PA0 माइनस PS लिखेंगे। अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चाहिए तो PA0 माइनस PS बाई PA0 इक्वल टू बच क्या जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या बचता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी हम डिस्कस किए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। अब देखिए, अभी इक्वेशन वहां पर आया था RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू PA0 माइनस PS बाई PA0 इक्वल टू XB। XB का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ B बाई टोटल मोल Na प्लस Nb, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूट होता है वो बहुत बहुत कम होता है सॉल्वेंट के मोल से, तो इसीलिए हम यहाँ पर Na प्लस Nb को लगभग हम Na के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखिए RLVP जिसको आप कहते हैं PA0 माइनस PS बाई PA0 इक्वल टू क्या, XB के जगह आप क्या लिख देंगे, NB अपॉन Na, NB अपॉन Na। NB क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, चूंकि मोल का फार्मूला होता है वेट बाई फार्मूला वेट, तो वो फार्मूला यहाँ हम लगा रहे हैं। फिर वेट ऑफ A बाई मोलर मास ऑफ A, तो यहाँ से RLVP इक्वल टू, देखिए तो क्या हो जाएगा, WB इंटू MA चला जाएगा ऊपर,
और WA नीचे रहेगा, फिर MB आ जाएगा नीचे। ये हो निकल गया RLVP का। अब यहाँ से दरअसल में हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, RLVP हुआ, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। WB क्या है, WB वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, WB। फिर WA है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। उसके बाद MA है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो इसमें सभी टर्म आपको पता होना चाहिए। अब आप अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं तो MB को उधर ले जाइए, तो MB इक्वल टू होगा WB इंटू MA बाई RLVP, इधर आ जाएगा RLVP इंटू WA। ये हो गया डेरिवेशन ऑफ मोलर मास। क्या हो गया, डेरिवेशन ऑफ मोलर मास। तो जब कभी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसी को हम लोग लोडिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। और लोडिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला हमने लाया PA0 इंटू XB, RLVP का फार्मूला लाया PA0 माइनस PS बाई PA0 इक्वल टू XB। यानी कि अगर आपको रिलेटिव लोडिंग पूछ रहा है कि कितना है, तो आप चुपचाप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, वो उसका आंसर हो जाएगा। और रिलेटिव पूछेगा तो उस मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लोडिंग निकल जाता है। ये चीज़ डेरिवेशन से पूरा स्पष्ट हो रहा है। तो हमने अभी दो चीज़ निकाला, एक रिलेटिव लोडिंग का और दूसरा फॉर्मूला। चलिए अब एक काम करते हैं, हम ये प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट RLVP इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर एक क्वेश्चन यहां पर देखें कि प्रूफ दैट कॉलिगेटिव रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट RLVP इज a colligative properties, is a colligative properties। प्रूफ करना है कि RLVP क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये प्रूफ करना है आपको। देखिए इसमें क्या प्रूफ का कैसे होगा, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको लाना है। आप जानते हैं RLVP इक्वल टू क्या आया था, XB आया था। XB का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल, Na प्लस NB। मोल ऑफ सॉल्यूट रहने दीजिए, यहाँ पर Na प्लस NB लगभग Na के बराबर हो जाएगा, क्योंकि Na बहुत बड़ा होता है NB से। ठीक है, अब उसके बाद इसको तोड़ देते हैं, NB बाई Na को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन फार्मूला वेट। फार्मूला वेट ऊपर चला जाएगा Ma। अब क्या है कि यहाँ से हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वेट kg में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, kg में। तो देखिए ये क्या है, और इसको मिला करके आप क्या लिख सकते हैं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, NB क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये क्या है, वेट। तो सॉल्वेंट का वेट है कौन चीज़ में, kg में, और इनटू क्या है, Ma। अब हम इसको मिला करके क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी। तो जरा देखिए तो क्या आया,
RLVP इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ A, दैट इज RLVP directly proportional to molality, hence RLVP is a colligative properties. RLVP क्या है? colligative properties. ठीक है, तो मोल और ये सब का फार्मूला मिला करके आप सभी काम कर सकते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे RLVP पढ़िए, अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसी पर हम लोग इसका क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे कि द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 1020 टॉर। देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाने जाइए तो डाटा आप सबसे पहले लिखिए। जैसे यहाँ क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है, तो आप लिखेंगे P नॉट बेंजीन, P नॉट बेंजीन ये दे रखा है कितना? 1020 टॉर प्रेशर का यूनिट है, वेपर प्रेशर। ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 5 ग्राम। ठीक है, जो दिया है उसको पहले लिखिए। इन 58 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है कितना? 58.5 ग्राम। ठीक है, और उसका जो वेपर प्रेशर है मिला करके जब उसको ऐड कर देते हैं उसमें, तो मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 990 टॉर, 990 टॉर। तो देख लीजिए प्रेशर घट गया, 1020 था 990 हो गया। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ, PS है 990 टॉर, ये हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? RLVP, RLVP को लिख सकते हैं PA नॉट माइनस PS। तो यहाँ पर बेंजीन के जगह पर आप PA नॉट लिख सकते हैं, वो प्योर सॉल्वेंट हुआ। तो PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट इक्वल टू, अभी हम लोग देखिए क्या था? मोलर मास ऑफ RLVP बराबर क्या था? WB इंटू MA, और WA इंटू MB नीचे था। क्या था? WB इंटू MA बाई WA इंटू MB, ये था। यहाँ से जो डाटा है उसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो PA नॉट दिया हुआ है कितना? 1020 माइनस 990 सॉल्यूशन का, फिर नीचे है 1020 इक्वल टू WB का मान कितना है? 5 ग्राम। तो यहाँ पर आप रखें 5, और MA कितना है? देखिए MA जो है बेंजीन का मोलर मास आप निकाल सकते हैं। MA क्या है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो 78 ग्राम पर मोल आप इसका फॉर्मूला वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई WA मतलब 58.5 इंटू और MB। अब क्या करना है आपको? MB निकालना है। तो देखिए ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से MB का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर RLVP पर क्वेश्चन आता है तो पहले डाटा लिख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप उसका फॉर्मूला उसमें अप्लाई कीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X इज 218। आप क्वेश्चन देखिए और इसको आप सेल्फ बना सकते हैं।
देखिए इसको कैसे बनाना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स, यानी सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाटा लिखेंगे प्योर लिक्विड एक्स के लिए, यानी कि पी एक्स नॉट दिया हुआ है 2 atm, इट इज लोअर्ड टू 1 atm, यानी कि जब सॉल्यूशन बनता है तो उस समय इसका प्रेशर हो जाता है 1 atm। कब, जब डिजोल्व करते हैं 1 ग्राम वाई, 1 ग्राम कोई वाई होता होगा, सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम। ठीक है, लिक्विड है मतलब सॉल्वेंट है x और सॉल्यूट है y, और लिक्विड कितना है 20 ग्राम है, यानी कि सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम है, WA कितना है 20 ग्राम, ये हो गया। इफ मोलर मास ऑफ x इज 200, अगर मोलर मास कितना है 200 है, तो 200 x क्या है, x है सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है 200, देन व्हाट इज मोलर मास ऑफ y, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। तो क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग अलग है। फिर से आप क्या लगाएंगे, PA0 माइनस PS बाई PA0 बराबर क्या हो जाएगा, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और उसको लिखे थे WB इंटू MA बाई WA इंटू MB, ये फॉर्मूला आया था अभी। अब आप PA0 और PS के जगह पर वैल्यू डाल दीजिए, क्या हो गया 2 माइनस 1 बाई PA0 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू WB कितना है 1 है, इंटू MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 200 दिया हुआ है, WA दिया हुआ है 20, और इंटू यहाँ से निकल जाएगा MB। ये कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है, देखिए ये 10 हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 10 बाई 10 बाई MB, इसीलिए MB बराबर यहाँ से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 ग्राम पर मोल। तो इसका कैलकुलेशन इजी था इसलिए कर दिए। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए अब जैसे यहाँ है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डाटा लिखना है 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, जब हम सॉल्यूट बोलेंगे तो B लिखेंगे और सॉल्वेंट बोलेंगे तो A लिखेंगे। तो WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 2 ग्राम। ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि PA0 प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो आ जाता है 1.004। इन एक्वस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ एट नॉर्मल बॉइलिंग, तो नहीं, इसका मतलब मिलाने के बाद ये प्रेशर है, तो आपको इसको क्वेश्चन समझना होगा लॉजिकली, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, ठीक है। और जो PA0 होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब स्टैंडर्ड जो होता है 1 atm पर, अगर हम बात करें PA0 जो होता है वो 1 atm पर, 1 atm प्रेशर कितना आता है, बार में अगर इसको चेंज करेंगे 1.013 समथिंग ऐसा होता है, ये हो गया। अब दोस्तों व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, PA0 जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं माइनस PS बाई PA0 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसा एक लगा देंगे फार्मूला, और कुछ नहीं, बस इसके वैल्यू को इसमें आप रख दीजिए। तो इसमें कुछ डाटा आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए,
वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, WB दे दिया हुआ है, एक्सर्ट अ प्रेशर, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो क्या होगा 18 ग्राम पर मोल। H2O का क्या होता है 18 होता है। तो यहाँ पर PA0 का वैल्यू रखिए 1 माइनस PS कितना है, सॉरी 1 नहीं है, 1.013 माइनस 1.004 बाई PA0, PA0 फिर 1.013 इक्वल टू WB कितना है 2 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, यानी कि इसमें 98 ग्राम सॉल्वेंट हो गया और 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 98 ग्राम इंटू मोलर मास ऑफ बी। अब आप यहाँ से जब आप मोलर मास ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके अप्रॉक्स 41.35 आना चाहिए इसको, ठीक है। बस कुछ नहीं है, डाटा यहाँ पर लिखे और यहाँ पर फॉर्मूला लगाए और बस वैल्यू पुट कर दिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। अगर ये सब देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यूरिया है। अब यूरिया क्या होता है सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 100 ग्राम, सॉरी 6 ग्राम है, कितना है 6 ग्राम। सॉल्यूट का वजन है 6 ग्राम और सॉल्वेंट का वजन है 100 ग्राम, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन का प्रेशर आपको इसमें बोला है कि निकालना है। तो देखिए P0A सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 24 mm, ऐसा। तो यहाँ से सॉल्यूशन का प्रेशर आप निकाल लीजिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देख लीजिए, यूरिया है तो 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा, क्योंकि यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 14 और 2 16 32 और उधर 16 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो इसका भी मोलर मास जो हो जाएगा सॉल्वेंट का वो 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यानी कि सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल Na प्लस Nb हमें चाहिए होगा। तो ऐसा करते हैं, हम पहले सॉल्वेंट का मोल निकाल लेते हैं। सॉल्वेंट है वाटर तो 100 ग्राम है तो 100/18 5.55। उसके बाद मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं तो वेट बाय फार्मूला वेट तो 6/60, ये क्या होगा 0.1। तो Na प्लस Nb जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.65। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट का मोल है 0.1/5.65। और उसी तरह से XA है तो ये XA माने मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा। A का मोल ऊपर रखेंगे 5.55/5.65। उसके बाद हमको बोला गया है कि सॉल्यूशन का प्रेशर निकालिए। तो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा PA0XA प्लस PB0XB। सबका वैल्यू लेकर के यहाँ पर आप डाल दीजिए और आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको LVP पूछा है तो आप निकाल लीजिए PA0 इंटू XB। PA0 का वैल्यू रख दीजिए और XB का वैल्यू रख दीजिए। फिर पूछा है RLVP, तो RLVP में खाली आप XB का वैल्यू बता दीजिए, फार्मूला जानते हैं। तो इसी तरह से हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे और उसके बाद उसमें वैल्यू रखेंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो कोई भी रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर का क्वेश्चन इसी तरह से आपको बनेगा। सभी NCERT या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चन हैं आप इसको बेसिक फार्मूला पर भी बना सकते हैं। तो ये था
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला पार्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा। अगले एपिसोड पर बात करेंगे इसका नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।